आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 7 डाके की कहानी कंवर सिंह की जवानी। और पिछले भाग में हमने पढ़े थे इसके कठिन शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ। आशा है आप सब लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा और आप लोगों ने उन्हें याद भी कर लिया होगा। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं उसका अगला भाग। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि एक जो डाके थे उनका नाम कंवर सिंह था, वह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रहने वाले थे। ठीक है, शिमला जिले के नरेवा गांव के रहने वाले थे। तो बच्चों, उनके जो है 4 बच्चे थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। और जो इस पाठ की लेखिका है, इनका नाम है क्या? प्रतिमा शर्मा। ये आपको याद करना है। पिछली बार जब मैंने पूछा बच्चों से तो वह उनको किसी भी बच्चे को नहीं पता था कि लेखिका कौन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आज इस पाठ को पढ़ते हैं आगे। तो देखें आगे इस पाठ में क्या है। आप लोग ध्यान से इस पाठ को सुनिएगा और फिर यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वह उसको नोट कर ले और गूगल मीट में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली बार। यहाँ पर वह कहते हैं कि अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाके का इंतजार करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वह डाके का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके प्रियजनों के संदेश जो डाकिया होता है वह उन तक पहुंचाता है। तो वहां पर जो डाकिया होता है उनका बहुत आदर करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रतिमा शर्मा है उनसे फिर अगला प्रश्न पूछती है। ठीक है, हमने सुना कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा, यह भला कैसे? फिर वह कहती है कि हमने यह सुना है कि जो हमारी डाक सेवा है वह दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, तो यह कैसे हुआ? तो फिर जो कंवर सिंह जी हैं वो इसका उत्तर देते हैं। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। वह कहते हैं कि जो हमारी डाक सेवा है वह दुनिया की सबसे डाक सेवा होने के साथ साथ यह सबसे सस्ती डाक सेवा भी है पूरी दुनिया में। ठीक है, केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। हम मात्र 5 रुपए में इस देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। और जो पोस्ट कार्ड है वो तो मात्र 50 पैसे का है, यानी कि हम 50 पैसे में भी हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज सकते हैं। तो बच्चों, ये जो 2004-05 की बात है, तो वहां पर जो है 50 पैसे का थोड़ा मान था, तब चलते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा महंगे हो गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद वह क्या पूछती हैं। जो प्रतिमा शर्मा है आगे पूछती हैं, आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा। कहते हैं कि आपको जो आपकी नौकरी है इसमें मजा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर अपने उसके घर पहुंचाता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। और कहते हैं हाँ, मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है, क्योंकि जब दूर सुदूर बॉर्डर में जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उन सिपाहियों के जब मैं खत, जब उनके संदेश उनके प्रियजनों तक, उनके माता पिता तक पहुंचाता हूं, तो उनके माता पिता उस खत को देख करके जो उनके चेहरे पर जो खुशी छा जाती है उसको देख के मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, खुशी देखते बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ऐसे ही जैसे किसी की रजिस्ट्री में जब उन तक पहुंचाता हूं तो उसमें कभी किसी के जो है रिजल्ट आता है, किसी के पास होने का समाचार होता है और किसी का नियुक्ति पत्र, यानी कि जो उन्होंने परीक्षाएं दी थी कोई यदि उसमें पास हो जाता है तो उसका नियुक्ति का पत्र जब मैं भेजता हूँ तो वह बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी को देख करके मेरा भी मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के लिए
पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। वह कहते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जब मैं पेंशन देता हूं तो वह पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। 6 महीनों तक मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं और वह कहते हैं कि वह इसके लिए मेरा 6 महीने तक इंतजार करते हैं। क्यों? हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है, क्योंकि उनको जो पेंशन है वह हर 6 महीने में इकट्ठी दी जाती है हर महीने, क्योंकि वह जो पेंशन कम होती है इसलिए नहीं दी जाती। इसलिए जो 6 महीने जब इकट्ठे हो जाते हैं, मान लिया जाए किसी की 1000 पेंशन आती है तो उसको प्रति माह एक हजार करके देंगे तो वह जो बार बार जाना होता है, लेकिन 6 महीने में एक ही बार जाते हैं तो वह जो है 6000 इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ एक ही बार जाते हैं। ठीक है, और जब उनके पास पहुंचते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं पेंशन को देकर के, और वह बहुत सम्मान करते हैं। क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? फिर वह पूछती हैं कि जो आप अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं शिमला के माल रोड का जो जनरल डाकघर है, या क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो वह बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया था। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी जो है परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, वह शुरू में कहाँ रहे थे? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की, यानी कि उसमें आ सकता है कि उन्होंने शुरू में कहां पर नौकरी की थी। तो बच्चों आपको ये याद करनी है, शुरू में जो है जो डाकिया कंवर सिंह थे उन्होंने शिमला में कौन से जिले में? लाहौल स्पीति जिले, वहां एक लाहौल स्पीति जिला है शिमला हिमाचल प्रदेश में, उसके किस गांव में? किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की, सबसे पहले किब्बर गांव में। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। और फिर इसमें आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? वह जो है लाहौल स्पीति जिले का किब्बर गांव हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। तो बच्चों फिर इसके बाद आता है, इसके बाद 5 साल तक इसी जिले में काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी। उसके बाद जो है 5 साल तक इसी जिले के काजा नामक गांव में की, और उसके बाद 5 साल जो है किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। यानी कि वह कहते हैं कि उस समय का समय था, इन गांवों में जो है टेलीफोन नहीं थे, और जो बसें थी वह भी जो जिले के जो मुख्यालय होते थे उन्हीं तक वह बसें भी जाती थी। ठीक है, अब देखें आगे। अभी भी कई ऐसे गांव है जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। वो कहते हैं कि अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश में ऐसे गांव है जहां पर न तो टेलीफोन है और न ही वहां पर आवागमन के कोई साधन है, यातायात के कोई साधन है, बसें और जो है जो जीप टैक्सियां कुछ नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो डाकिया होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि उनके प्रियजनों के जो संदेश हैं उनको जो है वह डाकियों के माध्यम से ही मिलते हैं, इसलिए उनका बहुत सम्मान होता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। वह फिर पूछती हैं कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, और जो है जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि पहाड़ के जो रास्ते होते हैं वो बहुत दुर्गम होते हैं, वहां पर काम करना आसान नहीं है। तो आप इसके बारे में बताइए, आसान काम तो नहीं रहा होगा आपको भी, जब आप डाक का काम करते थे आसान काम नहीं रहा होगा। तो वो कहते हैं हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंगापियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। कहते हैं हाँ, वो समस्याएं तो आती ही हैं। जब मैं जो है कहाँ जिले मुख्यालय किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंगापियो में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, और सुबह 6 बजे जो है शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था, और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था, और रात को जो है 8 बजे जो है शिमला से आने वाली बस में डाक का बोरा उतारता था। क्योंकि बच्चों जो डाक देने के लिए जाते थे तो वह जो है डाक को जो है जो बाहर से जो है उस पोस्ट ऑफिस में आती थी, और वह बांटने के लिए जाती थी, वो डाक जाती थी। उसके बाद जब वो वापस आती थी, जो है जहां वो डाक बांटने जाती थी वहां से भी चिट्ठी पत्र लेके आते थे, और जो है वह चिट्ठी पत्र जो है मेन डाक में जाती थी जहां से वो बाहर को जाती थी। तो वह जो है लाने और ले जाने के लिए उनको पैक करके उनको रखते थे। ठीक है, उसमें जो है उस बस में चढ़ाते थे, क्योंकि अब वह पैकर बन चुके थे।
तो उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं, जो पैकर होता है उसको काम करने पड़ते हैं, यानी कि डाक को छांटना और जो है कौन सी डाक कहाँ की है उस जगह के लिए तैयार करना और उसको पैक करना और जो है बस तक पहुंचाना। ठीक है, वह काम उनका होता था और वह जो है यह काम करते थे। सुबह 6 बजे वह जो बस में डाक चला देते थे और शाम को जो 8 बजे जो बस लौटती थी उससे वह डाक को उतारते थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। जो किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं वो हिमाचल प्रदेश के बहुत ऊंचे स्थान हैं और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो बहुत जो है ठंडे स्थान है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। ये जो जिले हैं इन जिलों में जो है जो अप्रैल का महीना होता है उसमें भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ के चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है और क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो इसके चलते जो पैर होते हैं उनको ठंड से बचाना होते हैं, वरना स्नोबाइट हो जाते हैं। यानी कि एक रोग होता है स्नोबाइट जिससे जो है जिसमें जो है पैर नीले पड़ जाते हैं, तो वह रोग हो जाता है अगर हम पैरों को ठंड से नहीं बचाते हैं तो। और उसमें गैंग्रीन हो जाती हैं जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं और जो है इसके कारण जो है गैंग्रीन नामक रोग हो सकता है जिससे जो है वह उंगलियां जो है सड़ करके झड़ भी सकती हैं। इसलिए जो है बहुत जो है सावधानी बरतनी पड़ती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। यानी कि जो ये जिले हैं दोनों, इनमें जो है मुझे प्रतिदिन जो है 26 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो है गांव बहुत दूर दूर होते हैं। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक की होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। यानी कि वह जो गांव होते हैं बहुत, पहली बात तो बहुत दूर दूर बसे होते हैं और जो होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं। यानी कि एक गांव में 8 से 10 ही परिवार रहते हैं, यानी कभी कभी तो 6 से 7 परिवारों का भी एक गांव होता है। बच्चों आपने देखा होगा, जो लोग पहाड़ से आते होंगे उन्हें देखा होगा कि जो गांव होते हैं उसमें 6-7 घर होते हैं एक जगह और 6-7 घर बहुत दूर होते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर ऐसे जो है गांव बसे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही वहां पर भी था। ठीक है, 7 घर होते थे, इसलिए चलना काफी पड़ता है। इसीलिए जो है वहां अलग अलग घरों में डाक पहुंचाने के लिए चलना बहुत पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। वो कहते हैं चलना हमारी आदत में अब शामिल हो चुका है, क्योंकि ग्रामीण डाकिये थे तो वह जो है क्योंकि उन्हें डाक पहुंचाना होता था, इसलिए जो है हमारा अब इसकी आदत हो चुकी है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? क्योंकि आपने पहले बताया था, जो वह प्रतिमा शर्मा है वह बताती हैं कि पहले आपने बताया कि पहले आप डाकिये थे अब पैकर हैं, और क्या इसके बाद भी कोई पोस्ट होती है जिसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है? तो देखिए वो क्या बताते हैं। पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। फिर वो बताते हैं हाँ, जो पैकर के बाद जो है आप जो है डाकिया बन सकते हैं और जो है उसके लिए आपको एक इम्तिहान यानी कि एग्जाम पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। कहते हैं कि हम जो यहाँ छटाई का काम करते हैं इतना, और जो डाकिये होते हैं जो डाक को गांव में बांटते हैं उनका काम इतना पैदल चलने का होता है और हमारा वेतन तो कम होता है, लेकिन जो दिन भर कुर्सी में बैठे रहते हैं उनका वेतन जो है, जो बाबू होते हैं उनका वेतन जो है हमसे कहीं ज्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी कि वो कहते हैं कि जो डाकिया होता है उनकी सैलरी कम होते हैं, लेकिन जो पैकर होता है उसका वेतन जो है डाकिये के बराबर ही हो जाता है। लेकिन अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। वो फिर कहते हैं कि अब क्योंकि जो है जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, नौकरियां आ नहीं रही हैं, तो ऐसे जो है अब जो है जो ये डाकिये की नौकरी है इसमें भी लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। और कहते हैं हमारे साथ वाले जो जिनकी उम्र हो चुकी है वह जो रिटायर हो चुके हैं, बच्चों जब किसी सेवा में रहते हैं तो उसकी एक निश्चित उम्र होती है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जो डाकिये थे जो रिटायरमेंट हो चुके हैं हमारे साथ वाले, तो अब उनकी जगह किसी डाकिये को नहीं रखा जा रहा है और जो काम है वो जो पुराने लोग बचे हुए हैं उनके पास बहुत ज्यादा काम हो गया है।
रिटायर हो, उनकी जगह डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, न जाने आने वाला समय कैसा होगा। और वह कहते हैं कि न जाने आगे को कैसा हो, पता नहीं रखते हैं कि वही बोझ जो है उनके पास जो बढ़ते रहता है, आने वाला समय कौन जानता है, पता नहीं कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? फिर वह पूछती हैं प्रतिमा शर्मा कि जब आप काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में थे, उस दौरान कोई ऐसा कोई खास वाक्या हो जो आप सुनाना चाहें। तो बच्चों वह एक वाक्या सुनाते हैं, ये आप सुनिए। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला मतलब ट्रांसफर, ठीक है, तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। यानी कि ये जो शिमला का जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर मेरा तबादला यानी कि उनका जो है क्या हो गया था, उनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई थी, दूसरी जगह से उनका जो है तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदार का काम दिया गया था, और वहाँ पर मेरे को रात के समय में रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1988 की बात है, सॉरी यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 29 जनवरी को और रात के 10:30 बजे। जनवरी में सोचिए कितनी ठंड होती है, और वह शिमला की जैसी जगह में, ठीक है। 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया, और बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। किसी ने कहा कि दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। और जैसे उन्हें दरवाजा खोला तो 5-6 लोग घुसे और पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला की इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था, यानी कि वहां पर एडमिट था। और जो उन्होंने मेरे को मारा, मैंने उनके साथ संघर्ष किया, और बहुत ज्यादा संघर्ष करना, उन्होंने जो है मेरे को मारा और मेरे सिर में बहुत सारी चोटें मारी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरे को होश आया तो मैं जो है शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में भर्ती था, ठीक है। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था, और मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। और उन दिनों मेरा जो 17 साल का बेटा था वो मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए। और उसी से पता चलता है, उसी ने बताया कि जब वह चिल्ला रहे थे तो उनकी आवाज को सुन करके वह और जो आसपास पड़ोस में जो पोस्ट ऑफिस था उसके आसपास जो लोग रहते थे वह दरवाजों को तोड़ करके अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी आंख से दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि मेरे सिर में चोट लगी थी, मेरे सिर में बहुत सारे टांके लगे, जिसके कारण जो है एक आंख से मुझे आज भी कुछ दिखाई कम देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। वह कहते हैं कि सरकार ने वह मुझे जान पर खेल करके, क्योंकि रात के 10 बजे मैंने उनके साथ संघर्ष किया और जो है मैंने चिल्लाया, तब उसको सुन करके आसपास के लोग आए। इससे जो है प्रभावित होकर के, क्योंकि मैंने जो है डाक और पोस्ट ऑफिस की रक्षा की थी, इससे जो है सरकार ने मुझे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 मिला और यह इनाम मेरे को 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह जो इनाम है इसमें जो है 500 रुपए और साथ में एक जो है प्रशस्ति पत्र, यानी कि जो प्रशंसा पत्र, जो मैंने काम किया था उसके लिए जो प्रशंसा का जो पत्र होता है वह मुझे दिया गया था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूं, और इससे जो है मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं जो है पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं जो है बेस्ट पोस्टमैन हूं। तो बच्चों, हमने पढ़ा ये है डाके की कहानी, कंवर सिंह की जवानी। और इसमें जो भी आपको कहीं पर डाउट लगेगा तो आप कल के गूगल मीट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।